रिएक्शन में आज देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का ये सिंघम दिल्ली में बड़े बड़े गुंडों को पानी पिला देता है। क्राइम तक चैनल का ये वीडियो है। मैं आपका दोस्त संजय, नमस्कार। स्वीकार करें और वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम का लिंक ये रहा तो प्लीज़ इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करें। क्राइम तक चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इस ओरिजिनल वीडियो का भी दे दूँगा, तो प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। इस वीडियो का सारा क्रेडिट इनके चैनल का ही रहेगा। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें बाद में कर लेंगे। लेट स्टार्ट। ये कहानी एक ऐसे आईपीएस की है जिसका जीवन कई संघर्षों से गुजरा नहीं, बल्कि हमेशा एक संघर्ष ही रहा। भारत अनेकता में एकता का संदेश ज़रूर देता है, लेकिन कई बार यहाँ पर रंग रूप, बोली, भाषा के आधार पर भेदभाव भी देखने को मिलता है। ये भेदभाव थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ता है जब कोई चेहरा नॉर्थ ईस्ट का हो और ख़ासकर नॉर्थ ईस्ट से निकलकर उत्तर भारत में आ चुका हो। रॉबिन हिबू की कहानी नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव की कहानी नहीं, बल्कि एक कहानी है मेहनत और संघर्ष से आगे की, जिसने समस्याओं का सामना कभी अपने शहर, अपने गांव में किया तो कभी देश की राजधानी में, लेकिन हार कभी नहीं मानी। मुसीबतें उन्हें कभी झुका नहीं पाईं। जिंदगी बहुत ही मुश्किलें था। जहाँ से हम जिंदगी शुरुआत किया है वो कस्तूरबा गांधी सेवा केंद्र आश्रम, जो मेरे गांव से बाहर, गांव के बाहर जो जंगल के सामने में है, जिन्होंने एक गांधीवादी एक औरत, जिसका नाम है गुनोबाई, जो महात्मा गांधी के आह्वान पर, उनका आह्वान पर गुवाहाटी से आए, ट्रेनिंग लेकर के गांव में उन्होंने गांधी आश्रम खोला। हमें आज भी याद है, मैं हमेशा इसको कहता, रघुपति राघव राजाराम जिंदगी का बचपन से पहला गान हमने जो सीखा है, और इसी स्कूल में हमें बापू के बारे में, आज़ादी की फ्रीडम फाइटर के बारे में, संग्राम के बारे में, देश के बारे में, मेहनत और ईमानदार ज़िंदगी में कैसे रंग ले आते हैं, सारी चीज़ सिखाया गया है। एक बार बहुत ही बारिश हो, तूफान हो रहा था, कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मैं अपना आज मुझे बचपन से स्कूल किसी आश्रम में जाने का बहुत ही पसंद था। तो मैं गया, तो मैं अकेला पहुंचा, सारा कपड़ा भीग गए। तो उस सेविका ने मुझे गले लगाया, बोला कि बेटा तुम्हें बहुत ही, तुम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेहनत करते रहना, तुम इतना बारिश तूफान में भी आया पढ़ने के लिए। रॉबिन हिबू बताते हैं कि उनका एडमिशन रामकृष्ण मिशन स्कूल में हो गया था। उस वक्त वो वहाँ का सबसे अच्छा स्कूल था। उन्हें लगा कि अब उन्हें नई सुविधाएं मिलेंगी। वो बहुत खुश थे, लेकिन जैसे ही वो स्कूल पहुँचे उनसे कहा गया कि वो अगले साल आएँ, इस बार उनकी एंट्री नहीं हो सकती। रॉबिन ने स्कूल से निकलते समय रिक्वेस्ट करके स्कूल यूनिफॉर्म की एक टी शर्ट अपने पास रख ली, जिस पर स्कूल का लोगो बना हुआ था। रॉबिन को बाद में पता चला कि उनकी सीट किसी नेता के बेटे को दे दी गई थी। 5 साल तक रॉबिन ने स्कूल की उस टी शर्ट को संभाल कर रखा। कई दिन तक वो इसी टी शर्ट को देखकर रोते भी रहे। आईपीएस बनने के बाद स्कूल में रॉबिन को एक फंक्शन में बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया। रॉबिन वहाँ शामिल हुए, लेकिन मंच पर उन्होंने अपने साथ हुए भेदभाव का किस्सा सुना डाला। 5वीं क्लास में किया था, तो डिस्ट्रिक्ट में मुझे सेलेक्ट हो गया कि रामकृष्ण मिशन स्कूल नरोत्तम नगर के लिए। बहुत ही खुशी हुआ। उस स्कूल में पहुंच करके वहाँ में अच्छा वातावरण है, हॉस्टल है, बहुत टीचर सारे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। तो मुझे वहाँ 2 महीना पूरा अपना ज़िंदगी बहुत अच्छा एक नया एक माहौल मिला, पढ़ना शुरू किया। लेकिन 2 महीने के बाद में मुझे एक बार वहीं का जो स्वामी जी जो प्रिंसिपल था, उन्होंने बुलाया कि मुझे बोला कि तुम नेक्स्ट ईयर को आओ। तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे नेक्स्ट ईयर को क्यों बुला रहा है, क्यों? मैं अभी ऑलरेडी मुझे एडमिशन मिल गया, सब कुछ हो गया। तो मुझे वो बता नहीं अभी जो है ना, इस साल ज़्यादा ये नहीं है, मुश्किलें हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर को आ जाओ। बहुत ही दुख लगा, मुझे बताया नहीं, तो मैं रोते रोते वहाँ से निकल गया। बाद में पता चला मेरे जगह पे किसी नेता का बेटा को एडमिशन कराने के लिए मुझे वहाँ से निकाला गया।
बदनसीब था कि मेरे गांव में एक बार आग लग गया। उस समय में ये सब जल गया। तब से इसका यादगार मेरा मिट गया, नहीं तो मैं तो उससे ज़िंदगी भर जाते जाते मैं आँख में आंसू भरी। स्वामी जी को यही बोला कि मुझे उस स्कूल का टी शर्ट को ले जाने दीजिए, टी शर्ट को मुझे लेने दिया अपने बॉक्स को उठाते हुए। वही बस आश्रम में वापस पहुंचा, शर्म भी लगा, बहुत दिल भी दुख हुआ, टूट गया दिल। और वही टी शर्ट को हर शाम को देख देख के रोते थे हम कि मेरा क्या गलती है, मुझे वहाँ से दिखा दिया। आज भी मुझे याद है जब मैं IGP बन करके मुझे उसी नरोत्तम नगर स्कूल में जो चीफ गेस्ट के लिए बुलाया था, मुझे स्कूल का फंक्शन था, उसमें हमारा होम मिनिस्टर भी था, वो दुनिया पे नहीं है। एक तरफ पे दिल में गुस्सा भी लगा, बहुत ही क्या कहते हैं ना, आग बबूला भी हो गया, लेकिन सोचा नहीं, मेरी कहानी को उस बच्चों तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि मेरे जैसे और भी कितने लोग होंगे जो गरीब है, सब कुछ जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पक्षपात होकर के किसी किसी में दाल डूब करके इस तरह के मेरे साथ जैसा जुल्म हुआ होगा। तो इसीलिए मैंने मन बना मैं आऊँगा। रॉबिन दिल्ली में UPSC की तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त गांव में उनकी छोटी बहन की डेथ हो गई, लेकिन किसी ने उन्हें बताया ही नहीं। IPS बनने के बाद जब रॉबिन गांव पहुंचे तो उनको इस बारे में बताया गया। इसके बाद वो कई दिन तक अपनी बहन की कब्र पर जाकर बैठते और घंटों तक रोते रहते। जब हम JNU में जब हम यहाँ में UPSC के लिए पढ़ रहा था, मेरी बहन का देहांत हो गई थी, लेकिन मेरे घर वालों ने बताया भी नहीं, क्योंकि वो मेरा सबसे प्यारी बहन थी जो मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं जब मुझे घर में आया, जब पता चला कि IPS बनने के बाद कि मेरी बहन अब दुनिया में नहीं रही, बस मैं छोटी बहन को जहाँ जहाँ मैं ले जाती थी, और आज भी ये बताऊँगे, जब उनको सबसे जो इंजेक्शन लेने जाती थी, उसका इंजेक्शन का नाम है पेनिड्योर। तो जब मैं पता चला कि बहन नहीं है, तो हम बस मैं उस समय में क्या महसूस हो रहा था मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। बस ये कह सकता तो लगता है कि दुनिया ही मेरे पैर के सामने से फिसल गया है। बस अपने छोटी बहन का जहाँ पे उनका जो अंतिम संस्कार किया गया है, जहाँ पे छोटी बहन जाती थी, कुछ दिन तक बहुत उदास भरी ज़िंदगी, खालीपन ज़िंदगी बिना अपने छोटी बहन के जाते, लेकिन आज भी भूली नहीं है छोटी बहन का। मेरे पास फ़ोटो है, एक मजूमदार नाम IAS ऑफिसर, वहाँ का जो है ना उस समय में जो इंचार्ज था, वो आया तो मैंने कहा कि सर ये मेरा JNU का एंट्रेंस का है, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, मुझे मेरा कोई नहीं है दिल्ली में, मुझे सोने के लिए कहीं जगह दे दो। रॉबिन कहते हैं कि जिन दिक्कतों का सामना उन्हें दिल्ली में करना पड़ा, वो नहीं चाहते कि कोई भी नॉर्थ ईस्ट से आया हुआ शख्स ऐसा भेदभाव सहे। लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने हेल्पिंग हैंड नाम का NGO भी शुरू किया है। इसके ज़रिए वो न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों की मदद करते हैं, बल्कि युवाओं की पढ़ाई, नौकरी और उनके इलाज का इंतज़ाम करते हैं। वो लोगों को ये भी सिखाते हैं कि किस तरीके से दूसरे स्टेट के लोगों के साथ उनकी कल्चर को समझकर घुल मिलकर रहना चाहिए। रॉबिन कहते हैं कि हम सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को उस स्टेट की भाषा सिखाते हैं जिस स्टेट में वो पढ़ाई करने या काम करने जा रहे होते हैं। आपको बता दें कि रॉबिन को कई अवार्ड मिल चुके हैं। साल 2010 और 17 में उन्हें राष्ट्रपति मेडल से नवाजा गया था, तो वहीं भारत सरकार का अति उत्कृष्ट सेवा पदक उन्हें साल 2021 में मिल चुका है। अरुणाचल प्रदेश की सरकार से उन्हें 2003 और 2009 में गोल्ड मेडल मिला था। साल 1998 और 99 में UN पीस मेडल भी ये अपने नाम कर चुके हैं। इसके साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रॉबिन का नाम दर्ज है। हमें भी दिल्ली में जलील होता था, बहादुर, नेपाली, कांचा, तुम ताइवान है, तुम कोरिया है। हमें जब भी दुकान में जाते थे तो जहाँ 100 रुपये हमें 200 लेता था, जहाँ हम घर भाड़ा में बेचता था हमें ज़्यादा पैसा लेता था, तो जहाँ पे इवन ऑटो वाला भी, टैक्सी वाला भी जो बोलता था जहाँ ज़्यादा लेता, तो एक हाँ मैंने मैप लेके घूमता था। आज भी मुझे याद है करोल बाग में जब भी कभी चोरी बाज़ार जो है ना इंडिया
रेड फोर्ट का पीछे भी गाँव में बचा था, हम वहीं से कपड़ा उपड़ा लेते थे। तो एक बार वहाँ से एक बार मेरा पर्स को ही किसी ने मार लिया था। तो लोग हमें उल्टा सीधा करके तुम बाहर का है, ये का है, वो का है। तो बहुत हमें मुश्किलें सामने पेश करना पड़ा। मुझे वहाँ अपना गांधी आसाम मुझे लगा मैं हिंदुस्तानी हूँ या ये भारत का रहने वाला। लेकिन जब वहाँ बाहर जाता मुझे लगता है कि हमें दूसरा मेरे चेहरे के कारण, क्योंकि उनका जैसा दिखता नहीं है, तो मुझे बोलता कि तुम विदेश वाला, ये है वो है। तो ये जो दर्द जो हर दिन हमें जो ऑटो वालों से, रिक्शा वालों से, लैंडलॉर्ड से, चाय दुकान पे, किताब की दुकान पे, जो भी कपड़ा उपड़ा लेते समय में मुझे एक महसूस हुआ कि यस, हम अपना देश में होते हुए भी हमें इस तरह का हमें क्या बोलता है ना पक्षपात सहना पड़ता है। जब से IPS तब से मदद तो कर ही रहा है, हम अपना पैसे भी लेकर के दूसरों को मदद करता है, करियर गाइडेंस करता है, अपना खून भी देता है, सबको जो भी जरूरत पड़ता है तो मदद तो इधर उधर से कर देता है। लेकिन जब धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि यार तुम अकेला तो कब तक करेंगे, तब मुझे महसूस हुआ कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन होना है ताकि लोग हमें और भी जुड़े, मेरे जैसा सोचने वाले। तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का सिर्फ नहीं है, चाहे दिल्ली वाले हो, चाहे कहीं का भी हिंदुस्तान है, जो इस तरह के जो सोचता है कि जो समाज को वापस देंगे। तब हम लोग ने 2015 को ये आइडिया, इस बात को लेकर के हम लोग ने हेल्पिंग हैंड का रजिस्टर। तो गाइस ये था वीडियो। सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था उनकी स्टोरी सुनते सुनते कि एक इंसान अपने लाइफ में कितने स्ट्रगल कर सकता है। फिर ये भी सोचा इसी वीडियो में कि आप जब स्ट्रगल करते हैं तो आप 100% अचीव करते हैं जो आपका गोल है। आपकी स्ट्रगल कभी भी बेकार नहीं जाती। इस स्टोरी के दो पहलू है, एक गरीब लाचार बच्चा जो कि लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, पर हमारा सिस्टम उसके पैर खींचता है। और दूसरा, चाहे किसी ने भी कितना भी रोका, वो इंसान रुका नहीं अपनी लाइफ में, बस आगे बढ़ता गया और आज वो दिल्ली पुलिस में कमिश्नर है। आप सोच सकते हैं कि उनकी लाइफ कितनी तकलीफ़ भरी रही है, कि उनके घर वाले भी उनके कितने सपोर्ट में थे, कि उनकी सिस्टर गुज़र गई फिर भी उनको नहीं बताया। जब वो दिल्ली में थे उनके वाक़यात बताए कि रेसिज्म किस तरह उनके साथ भी हुआ है। पर सच में हम सभी लोगों को एक बात सोचनी चाहिए कि ये जो कम्युनिकेशन गैप है उसको हम किस तरीके से भर सकते हैं। ये जो बीच में खाई बनी हुई है अभी बहुत हद तक मिटी है, पर ये पूरी तरीके से कब ख़त्म हो जाए। और मैं सच में सर को सैल्यूट करता हूँ, उनके सर्विस को और उनके स्ट्रगल को, उनकी लाइफ की जो स्टोरी है उसको, कि लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी लोग कुछ नहीं कर पाते, पर उनके पास कुछ नहीं था फिर भी उन्होंने एक दुनिया खड़ी कर दी अपने बलबूते पे। और दूसरी बात, उनके लिए ये बहुत सुन के अच्छा लगा कि उनको विशिष्ट सेवा मेडल, फिर अरुणाचल प्रदेश में भी उनको पुलिस मेडल मिला है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उनको पुलिस मेडल मिला है बेस्ट सर्विस के लिए, और भी बहुत सारे गिनीज बुक में भी उनका नाम है। इतना सारा सुनने के बाद प्राउड फील हो रहा था जब भी उनकी तरफ देख के छाती चौड़ी हो जा रही थी। और इतना हम्बल इंसान है, देख के इतना अच्छा लग रहा था कि रॉबिन सर को उनके बात करने का तरीका, वो जो सबसे बड़ा पद होता है पुलिस का उसके आसपास में है, फिर भी आप जब भी उनकी भाषा सुन रहे थे, उनकी लैंग्वेज, उनका बोलने का तरीका सुन रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि यार मतलब कितना हम्बल इंसान है और कितना दयालु इंसान है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए सारे लोगों को मिला के एक NGO तैयार किया कि उनको हेल्प हो सके। जब ये वीडियो मैंने देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया रिएक्शन देने के लिए, क्योंकि मेरा जो अटैचमेंट है नॉर्थ ईस्ट के साथ में वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता कि क्या है। पर जब उनकी वो सिस्टर की डेथ, वो सारा जो उनको स्कूल से किसी नेता के बेटे के कारण छोड़ना पड़ा, उस वक्त मेरे आंखों में पानी आ रहा था एक्चुअल में, वो जब बता रहे थे। तो मैंने बहुत कंट्रोल किया खुद के ऊपर। मुझे बहुत पसंद आया फ्रेंड्स। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आप कभी ये मत सोचिए कि आपके पास ये नहीं है। बस आप खुद में यकीन रखिए, खुद के ऊपर ट्रस्ट करिए, खुद के ऊपर कि आप कर सकते हैं और 100% आप कर सकते हैं।
बस इतना ही याद रखें, बाकी कुछ भी मत याद रखिए। अगर आप में जुनून है तो आप दुनिया को चेंज कर सकते हैं। यही ये वीडियो और रॉबिन सर की स्टोरी हम लोगों को सिखाती है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।